स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। नमस्कार, मैं प्रियंका चोपड़ा सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ, जहां हम आपको मुंबई में घटी एक दिल दहला देने वाली घटना से रूबरू करेंगे। मुंबई एक ऐसा महानगर है जिसकी जीवन रेखा लोकल ट्रेन है। इस 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले महानगर में तकरीबन 60% लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर एक दिन में लाखों लोग आते और जाते हैं। कोई इस बारे में सोचता तक नहीं कि कुछ गलत घट सकता है। लेकिन अगर गलत घटा तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पर पड़ा एक लावारिस सूटकेस। इस सूटकेस में कुछ भी हो सकता था, कैश, एक्सप्लोसिव्स, कुछ भी। लेकिन पूरे 2 दिन तक इस सूटकेस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जहां बार बार ये हिदायत दी जाती है कि किसी भी लावारिस पड़ी वस्तु की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें, वहीं इतनी भीड़ वाली जगहों पर हम और आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो सूटकेस पूरे 2 दिन उसी जगह पर पड़ा रहा। आखिर क्या था उसमें? क्या उसे कोई भूल गया था या जानबूझ के छोड़ गया? क्या मिला उसमें जब उसे खोला गया? फिलहाल तो इन सारे सवालों के जवाब उस सूटकेस में है। यस, इंस्पेक्टर सावंत here. प्रशांत, जल्दी से गाड़ी निकालो। सर, मैंने आपको फोन किया सर। आई सर। सर, ये सूटकेस प्लेटफॉर्म 2 पे मिला। सर, प्लेटफॉर्म से तो हम लोग इसे बड़ी सेफली लेकर के आ गए, लेकिन अभी हमें इसे खोलना होगा। बी केयरफुल। प्रशांत, पूरे एरिया को कॉर्डन करो और पब्लिक को पीछे हटाओ। चलिए चलिए, पीछे हटिए। हम लोग पीछे हटिए प्लीज। सूटकेस में एक जवान लड़की की लाश मिली है। सब हैरान हैं कि इतनी बेरहमी से कौन कत्ल कर सकता है। जब पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी तो उनके सामने ढेर सारे सवाल खड़े हो गए। ये लड़की कौन थी? कातिल कौन था? वजह क्या थी? ये लड़की मुंबई से थी या फिर बाहर से? सूटकेस पर कोई पहचान नहीं थी, ना ही लाश के ऊपर कोई सबूत था। करोड़ों की आबादी वाले इस शहर में एक लावारिस लाश का पता पुलिस कैसे लगाती? सर, ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक औरत की उम्र 22 साल की थी। इसकी मौत जहर देने से हुई है और इसे मरे हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। ये औरत 16 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी। प्रशांत, मुझे लगता है कत्ल करने वाले को इतना तो पता था कि मरने के 3 घंटे बाद लाश अकड़ जाती। अभी तो पूरी तैयारी के साथ इतना बड़ा सूटकेस पहले से साथ रखा। सर, यह भी तो हो सकता है कि मारने के बाद कातिल घबरा गया हो और उसने जल्दबाजी में आकर लाश को सूटकेस के अंदर डाल दिया हो। हमें दोनों ही बातों पे ध्यान देना होगा। इसी से कोई ना कोई सबूत मिलेगा।
ये औरत मुझे मुंबई की तो नहीं लगती। मुंबई में तो रोज हजारों लोग आते हैं, कौन कहां से क्या पता। एक काम करो, इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। 3 दिन से यह गायब है, किसी न किसी ने तो इसकी मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई होगी। जी सर। और हाँ, एक और बात, इसकी लाश पर से मिली सारी चीजें और वो सूटकेस यहां लेकर ठीक से चेक करो उसे, कोई ना कोई सुराग उसमें से जरूर मिलेगा। एन और के, सर इसका क्या मतलब हो सकता है? टैग पे अक्सर हम हमारा नाम लिखते हैं, या तो ये उस औरत के इनिशियल्स हैं या फिर उसके जिसका ये सूटकेस है। ये हमारा पहला क्लू हो सकता है। प्रशांत, इस औरत का वजन कितना होगा? सर तकरीबन 50-55 किलो। सोचो, 50-55 किलो की एक औरत की लाश को इस बैग के अंदर बंद करके, जो कि इतनी मजबूत नहीं लगती, कुर्ला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर छोड़ना मुश्किल होगा नहीं? इस केस को सुलझाना मुश्किल लग रहा है। यह औरत यहां की नहीं थी, इसे यहां लाया गया था। मुझे लगता है कि हमें हमारा कातिल वीटी कल्याण रूट पे ही मिलेगा। सर हमें इस लाइन के सारे पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस औरत को मारने की वजह क्या हो सकती है? प्रशांत, वो 16 हफ्ते प्रेग्नेंट थी। उसकी बॉडी पे से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि वो शादीशुदा थी। या तो उसे उसके घर वालों ने मारा है परिवार की इज्जत बचाने के लिए, या फिर उसके बॉयफ्रेंड ने, ताकि ये बच्चे का बोझ उस पर ना आए। अजीब बात है, फोटो और खबर अखबार में आने के बाद भी इस औरत की लाश को लेने के लिए कोई नहीं आया। इसका कोई परिवार था भी या नहीं? कातिल तो छुपा हुआ था, लेकिन लड़की की तरफ से भी अभी तक कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया था। तमाम पेपर्स में फोटो छपने के बाद भी अभी तक लाश को क्लेम करने कोई नहीं आया था। पुलिस भी इसे लावारिस घोषित नहीं करना चाहती थी, वो केस के तह तक पहुंचना चाहती थी और ये ढूंढना चाहती थी कि ऐसा बेरहम कौन हो सकता है जिसने एक गर्भवती महिला तक को नहीं बख्शा। और ये कातिल अभी भी खुलेआम सोसाइटी में घूम रहा था। लेकिन अफसोस, पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं था। सर इस औरत के नाम की कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली है। हम जरूर कोई ना कोई पहलू अनदेखा कर रहे हैं। वो सूटकेस और कपड़े फिर से चेक करते हैं। सूटकेस और कपड़े लेकर आओ। एक बात तो पक्की है कि ये औरत इस इलाके की नहीं, क्योंकि कोई इस तरह इतनी भीड़ वाली जगह में इसी इलाके की औरत की लाश को कभी नहीं छोड़ेगा। इससे तो उसका पकड़ा जाना और आसान हो जाएगा। कपड़ों को देखकर तो लगता है कि यह औरत मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन इतना बड़ा सूटकेस तो कुछ ही सूरतों में इस्तेमाल होता है। या तो इसकी शादी होने वाली थी, या फिर ये विदेश जा रही थी, या फिर ये यहां हमेशा के लिए रहने आई थी। हमें हमारा अगला क्लू मिल गया। इस टैग पर लिखा है M.K. मुलुंड। इस टेलर का पता लगाओ, यहां चलते हैं। N.K. का रहस्य भी यहीं से खुलेगा। हेलो सर, वो टेलर की दुकान मिल गई है। गुड, आई एम ऑन माय वे। आइए सर। चाचा, कुछ पूछना था आपसे। जी, ये कमीज देखिए, ये आपकी दुकान की है? हाँ साहब, ये तो मेरी सिली हुई कमीज है। इस औरत को पहचानते हैं? हाँ हाँ, ये तो वही है साहब, निगार नाम है इसका। क्या हुआ? मर्डर हुआ इनका। या अल्लाह। कहाँ रहती है? बोलता हूँ साहब। हाँ हाँ, ये रहा निगार। साहब यहाँ 2 गली छोड़कर करीब में ही है। चाली नंबर 11, खोली नंबर 513।
माफ कीजिएगा, क्या ये औरत यहीं रहती थी? ये 513 में रहती थी। क्यों, क्या हुआ? लाश मिली है इनकी। क्या लाश मिली है? क्या आप बता सकती है वो यहाँ किसके साथ रहती थी? साहब वो तो यहाँ पे अकेली रहती है, करीब 10 महीने से। कोई घर वाला, कोई परिवार, कहाँ से आई थी, कुछ पता है आप लोगों को? साहब वो अपने आप में ही रहती थी, यहाँ किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी वो। उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? जैसे कि वो कहाँ जाती थी, उससे मिलने कौन आता था, कुछ भी? साहब ज्यादा ध्यान नहीं है, मगर उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। मतलब जरा खुल के बताएंगे? साहब उसके घर पे गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी आता था। और दरवाजा ये खोलना। कभी शाम को, कभी रात को, कभी कभी तो वो खुद भी देर रात तक आती थी साहब। साहब देर से आना तो ठीक है, मगर उसके घर से रात को झगड़े की देर तक आवाजें आती थी। तंग करके रखा था साहब। तुम्हारे बिना मैं अकेले इस घर को कैसे चला रही हूँ, जरा भी अंदाजा है तुम्हें? क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ? हटो तुम जरा। हमने तो वो ब्रोकर हेमंत भाई से कंप्लेंट भी की थी कि भाई ये रोज रोज के चिक हमें बर्दाश्त नहीं है। ये हेमंत भाई कहाँ मिलेगा? हेमंत भाई का ऑफिस आगे वाली गली में है साहब। ये इस हेमंत और मकान मालिक को पुलिस स्टेशन बुलाओ, शायद उनसे कुछ पता चले। उनसे कहना कि इस मकान का एग्रीमेंट लेके आए, तब तक मैं इस मकान की तलाशी लेता हूँ। जी सर। ठीक से तलाशी लो करके। ठीक है सर। साहब ये पर्चा। ये फोटो तो उसी की है, एसएस हॉस्पिटल। यहाँ जाके पूछताछ करनी होगी। ये एनके की गुत्थी तो सुलझ गई। उस औरत का नाम निगार खान था, अकेली रहती थी और पड़ोसियों का कहना है कि काफी आदमी आते थे उसके घर पे। सर कहीं वो किसी गलत धंधे में तो नहीं थी? हो सकता है, लेकिन जब तक उन आदमियों का पता नहीं लगता है कुछ कह नहीं सकते। एक काम करो, एक हवलदार को सिविल ड्रेस में उस चौल पर नजर रखने के लिए छोड़ दो। अगर वो गलत धंधे करती थी तो कोई ना कोई तो उससे मिलने जरूर आएगा। तब तक हम वो मकान मालिक और डॉक्टर की पूछताछ करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं डॉक्टर आसिफ खान से मिलना चाहता हूँ। जी वो 3-4 महीने पहले ही दिल्ली चले गए और अब वही प्रैक्टिस करते हैं। परमानेंट एड्रेस शाहजहांपुर यूपी का है। साहब मैंने कोई चेकिंग नहीं करवाई है इस एड्रेस की, तो पता नहीं ये एड्रेस पक्का है या गलत है। ऐसे ही बिना चेकिंग के अपना मकान दे देते हो? और तुम ब्रोकर हो ना, तुमने भी चेक नहीं किया? हाँ क्यों? अगर कोई टेररिस्ट होता या खूनी होता तो क्या करते? माफ करना साहब, गलती हो गई। गलती? अब जब तक ये केस क्लोज नहीं होता तुम्हारा मकान सील्ड रहेगा, तभी तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पे आएगा। जी साहब। सर ये डॉक्टर आसिफ तो दिल्ली शिफ्ट हो चुका है कुछ 3-4 महीने पहले। ये रहा उसका दिल्ली का एड्रेस। एक काम करो, यूपी पुलिस को कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि ये पता सही है या गलत। और अगर सही है तो उनको बताओ कि हम लोग एक मर्डर की तहकीकात के लिए वहां आ रहे हैं। और साथ में दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट करके इस डॉक्टर आसिफ को भी मिल लेते हैं। सर हम डॉक्टर आसिफ की पूछताछ करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते हमें एक औरत की लाश मिली थी एक सूटकेस के अंदर प्लेटफॉर्म पर। उसके घर की तलाशी लेने पर हमें डॉक्टर आसिफ का प्रिस्क्रिप्शन मिला। हो सकता है शायद उनसे बात करके उस औरत के बारे में कुछ पता चले। आपकी दिल्ली पुलिस पूरी मदद करेगी। थैंक यू। जी आप लोग? कहिए क्या काम है आप लोगों को? जी हमें आपसे पूछताछ करनी है। आइए अंदर आइए। डॉक्टर आसिफ, मैं इंस्पेक्टर सावंत, मुंबई पुलिस। जी कहिए। क्या आप पहले मुंबई में प्रैक्टिस करते थे? जी हाँ, मैं वही प्रैक्टिस करता था।
एसएस हॉस्पिटल में। दिल्ली कब आए और क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहा था। तकरीबन 6 महीना पहले हमारा निकाह हुआ। मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर एक नया क्लिनिक शुरू किया। लेकिन आप सब ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप इसे जानते हैं? उसके घर से आपका ये प्रिस्क्रिप्शन मिला है। ये प्रिस्क्रिप्शन मेरी है और ये औरत मेरी पेशेंट है। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पिछले हफ्ते में इस औरत की लाश मिली है एक सूटकेस के अंदर कुल्ला स्टेशन में। ओह, एक्चुअली मैं इसका इलाज कर रहा था। तकरीबन 3-4 बार ये हमारे हॉस्पिटल में आई थी। शी हैड वायरल। एक बार तो मैं हाउस विजिट पे भी गया था। शायद ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने तभी दिया होगा। क्या ये अकेली आई थी? मुझे नहीं लगता। इसके घर पे कोई था? मुझे नहीं लगता और मैंने ये पूछना सही भी नहीं समझा। यू नो, हम डॉक्टर्स किसी पेशेंट की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। डॉक्टर साहब, अगर आपसे और पूछताछ करनी हो तो फील फ्री टू आस्क। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी उतनी मदद करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। ये डॉक्टर आसिफ तो इन्वॉल्व नहीं लग रहा है और काफी शरीफ भी लग रहा है। अब शाहजहानपुर से कुछ पता चले तो ठीक, और एल्स इट्स अ डेड केस। सर, हमने चेक किया, इस औरत की कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं है। हाँ, एड्रेस जो आपने दिया वो सही है और अभी तक हमने कोई पूछताछ नहीं की। तो चलिए अभी पूछताछ कर लेते। आइए सर, यही वो घर। आइए। जी हम मुंबई पुलिस से आए हैं, कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी कहिए, क्या पूछताछ करनी? निगार खान का घर यही है? यहाँ कोई निगार खान नहीं रहती। क्या आप इसे पहचानते हैं? जी नहीं, हम इसे नहीं पहचानते। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने देखा अंदर वो औरत रो रही थी। एक काम करते हैं, वापस जाने से पहले यहाँ के आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ कर लेते हैं। जी हाँ, ये खान साहब की बेटी है निगार। हाँ साहब, 10-11 महीने पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी। तब से खान साहब ने इसके साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए। प्रशांत, खान साहब की बेटी किसी के साथ भाग गई, उन्होंने अपने ताल्लुकात तोड़ दिए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो मुंबई में है तो वहां जाकर अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे मार दिया। क्या ऐसा हो सकता है? सर, ऑनर किलिंग के हादसे यहाँ कम नहीं है। उस लड़के के बारे में कुछ पता करें। अब तो ये गुत्थी खान साहब ही सुलझा सकते हैं। एक बार फिर से पूछताछ करते हैं उनकी। आने बुलाओ उन्हें। ओके सर। किसने बुलाया है हमें यहाँ? खान साहब, आपने कहा आप इस औरत को नहीं पहचानते। जी नहीं जानता। अगर मैं कहूं कि इसकी लाश मिली है तब भी यही कहूंगा कि मैं नहीं जानता। हाँ बिल्कुल सही है। अपनी बेटी को मारकर कोई क्यों पहचानेगा, है ना? हमने नहीं मारा है उसे, उसने मारा है मुझे। जीते जी, हमने तो उसका निकाह तय कर दिया था। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैं जान दे दूंगी लेकिन किसी और से निकाह नहीं करूंगी। देखो, अब्बा ने मेरा निकाह किसी और से तय कर दिया है। समझते क्यों नहीं? कुछ करो प्लीज, जल्दी, वक्त बहुत कम है। तुम नहीं आओगे? अब्बा, तुम निकाह वहीं करोगी जहां मैं कहूंगा, और दोबारा से तुम्हें फोन पे बात करते देख लिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। हेलो, कहाँ हो तुमने? मैंने तुम्हें फोन पे बात करने से मना किया था ना। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद। चल जा,
जाओ यहां से, अंदर जाओ अंदर। अबू और अम्मी, मैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिताने की सोच भी नहीं सकती। मैं जा रही हूँ, मुझे खोजने की कोई जरूरत नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी निगार। उसके बाद मेरे पास क्या रह गया था? सारी बिरादरी में हमारी नाक कट गई थी। उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि आज से वो मेरे लिए मर चुकी है। पता नहीं क्या जादू कर दिया था उस लड़के ने मेरी बच्ची पर। उसकी दीवानी बन गई थी मेरी बच्ची। कौन था वो लड़का? यही तो गम है साहब, हमें नहीं पता कि वो लड़का कौन था। हमें उसका नाम नहीं पता है साहब। मेरी बच्ची की लाश कहाँ है? मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर एक सूटकेस में बंद मिली थी। एक अकेली लड़की मुंबई भाग गई थी। ना उसके घर वालों को कुछ पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, ना इस विशाल शहर मुंबई में किसी को खबर थी कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। मुंबई शहर में हर रोज हजारों की तादाद में लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आ जाते हैं और ये बढ़ती हुई आबादी दिल दहला देती है कि अगर यहाँ पर किसी को कुछ हो जाए तो शायद इसकी खबर किसी को भी ना हो। पुलिस ने निगार की पहचान और उसका अता पता तो ढूंढ निकाला था, लेकिन निगार का कातिल अभी तक उनकी पहुंच से काफी दूर था। आखिर वो लड़का कौन था जिसके साथ निगार भाग गई थी? कहीं उसके कत्ल के पीछे लड़का ही तो नहीं था? वो कॉलेज में पढ़ती थी ना? राइट सर। इंस्पेक्टर, उसके कॉलेज के दोस्तों को यहाँ बुलाइए, शायद उनसे कुछ पता चले। पास के किसी कॉलेज में पढ़ता था वो लड़का। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो उसे शौकी कहकर बुलाती थी। शौकी? आप लोग कभी मिले उसे? ना वो उसे कभी लेने आता था और ना ही हम उसके साथ कभी गए। और वो अक्सर क्लासेस बंक करके ही जाती थी सर, क्योंकि कॉलेज खत्म होने के बाद तो गुंजाइश ही नहीं थी। थैंक यू। यहाँ से तो कोई इंफॉर्मेशन मिलने से रही। यहाँ पे तो किसी को कुछ अता पता ही नहीं। और सर, ऐसा पहली बार लग रहा है कि इनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। प्रशांत, हमें निगार खान के मुंबई वाले घर के आसपास पूछताछ करनी चाहिए, शायद वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिले। राइट सर। अब पुलिस के पास एक नाम था, शौकी। निगार के कातिल तक पहुंचने के लिए शौकी का मिलना बेहद जरूरी था और इसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए पुलिस निगार के पड़ोसियों के पास फिर से पहुंची। क्या आपको ऐसे किसी आदमी की शक्ल याद है जो यहाँ अक्सर आता था? नहीं साहब, हमने कभी गौर से नहीं देखा। साहब, वो गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी का चेहरा मुझे याद है साहब। एक बार निगार से उसका झगड़ा भी हुआ था। ए सुनना, अरे सुन तो, अरे मेरे से पैसे ले ले, तू कितना लेगी बोलना। बकवास बंद कर अपनी, और दोबारा अगर मेरा पीछा किया ना, जान से मार डालूंगी। भाग यहाँ से। आपको उस आदमी की जितनी भी शक्ल याद हो आप बताइए। जी साहब। यही था साहब, बिल्कुल यही था। प्रशांत, इस आदमी का पता लगा। सर, इस आदमी का पता चल गया है। इसका पुलिस रिकॉर्ड भी है। ये खारघर का छोटा मोटा बदमाश है, कई बार जेल भी जा चुका है। इसका नाम सतीश है। निगार के घर के आसपास कोई पुलिस वाला है कि नहीं? है सर। सतीश को पकड़ना बहुत जरूरी है। हमें ना तो डॉक्टर आसिफ से कुछ पता चला और ना ही निगार के घर वालों या उसके दोस्तों से। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? निगार जिससे प्यार करती थी उसके बारे में उसने अपने दोस्तों तक को नहीं बताया। मुझे तो ये भी अजीब लगता है कि निगार के पास मोबाइल भी नहीं था। हो सकता है उसके पास मोबाइल हो, लेकिन कातिल ने बड़ी चालाकी से उसे गायब कर दिया। मोबाइल कंपनी से पता लगाओ कि इस नाम और पते पर कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर है या नहीं, और अगर है तो उसकी कॉल डिटेल्स लेकर आओ।
खोल बाजा। ए खोलना। बॉम्ब क्या मारता है? दिखता नहीं है ताला लगा इधर। आ जाते हैं बेवड़ा कहीं का। गई होगी किसी और के पास। आइए साहब, आइए साहब, यही वो आदमी है जिसके लिए मैंने आपको बताया था। साहब लेकिन मैंने किया क्या साहब? जो बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलना। चल साले। साहब लेकिन किया क्या है मैंने? सब कुछ बताता है और आरती उतारू तेरी। साहब अपन ने मारा होता तो फिर ढूंढने क्यों आता था साहब? साहब अंडरग्राउंड नहीं हो जाता साहब। अपन तो लाइक करता था उसको। अपन तो चांस मारने आया था साहब। सब वो धंधा करती थी। इतनी रात हो गई है, आप अकेले चले जाओगे? ज्यादा फिक्र मत दिखाओ, पैसे खत्म होंगे तो बता दूंगी। ओके, पैसे खत्म हो जाएं तो फोन करना, वरना मत करना। चलेंगे भैया? ए सुनना। ए सुन तो। सुनना। ए रुक तो। भैया चलेंगे? अरे मेरी बात जल्दी तो सुन। चलिए भैया। अरे मेरी बात तो सुन। सुनना। अरे सुनना, मेरी बात तो सुन। अरे रुक तो। ए मेरी बात तो सुनना। छोड़ मेरा हाथ। अरे तेरे से बात करने का है मेरे को। कोई बात नहीं अरे मेरे से प्रॉब्लम क्या है तेरे को? पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, छोड़ मेरा हाथ। अरे साले क्या दे छोड़ उसको। वो दिखी नहीं साहब। सब मेरे को छोड़ दो साहब। वो छोकरे लोग को पकड़ो ना साहब। बताओ उनका साहब। मैं घर दिखाता नहीं उसका। आप कौन? शेट्टी, इस घर का मालिक। यहाँ दो लड़के रहते थे, वो कहाँ है? घर खाली करके चले गए। कब? 19 सितंबर की रात को ही। निगार के खून के ठीक एक दिन बाद। आप बता सकते हैं वो काम कहाँ करते थे? एलके स्टील में। थैंक यू सर। ये लोग तो कुछ 10 दिन से ऑफिस नहीं आए और उनका फोन नंबर भी बंद है। उनका कोई पता है आपके पास? एक मिनट सर, मेरे ख्याल से जरूर इन दोनों ने ही खून किया होगा निगार का। गाजियाबाद यूपी से थे, ये उनका एड्रेस। प्रशांत, यूपी पुलिस को कांटेक्ट कर। सतीश, तू अगर अंडरग्राउंड हुआ ना तो नहीं होएगा साहब। अपन हाजिर देने आएगा ना साहब। थैंक यू। नहीं साहब, हमसे कोई बात तो नहीं हुई। तकरीबन 10 दिन हो गए, लेकिन हुआ क्या है? खून किया एक औरत का आपके बेटे ने, और अगर आप उसे बचा रहे तो आप भी जाएंगे जेल के अंदर। खून? ये क्या कह रहे हैं साहब आप? मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है साहब। प्रशांत, आसपास के लोगों से पूछताछ करो और आप घर की तलाशी लीजिए। दोनों भाई बहुत ही शरीफ लड़के थे। 1 साल पहले ही बंबई गए थे, बड़ी दिक्कतों के बाद नौकरी लगी थी। मेरा बेटा तो मुंबई नौकरी करने गया था, एलके स्टील में काम कर रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने जिगर के टुकड़े को भेजा था मुंबई। वहां हमारा दूर का रिश्तेदार शौकी था, इसीलिए जाने दिया। शौकी? ये शौकी का कोई फोटोग्राफ है आपके पास? नहीं साहब, फोटो तो नहीं है, दूर का रिश्तेदार है। ठीक है, आपके बेटे बखार का फोटोग्राफ लेकर आइए। बखार और उसके दोस्त को पकड़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास उन लोगों के फोटोग्राफ्स हैं, उन्हें सभी पुलिस स्टेशन, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह पे फैला दो। I want them to be caught in any circumstances. Is that clear? Yes, sir.
सर, निगार खान का फोन नंबर मिल गया है और लास्ट मंथ की कॉल डिटेल्स भी। उसके मुताबिक उसने 2 नंबरों पे सबसे ज्यादा बात की है। दोनों नंबरों पे फोन लगा? जी सर। सर, ये नंबर तो अनअवेलेबल है। दूसरे नंबर ट्राई करो। क्या मैं बखार से बात कर रहा हूं? सर, फोन कट कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, हमें जल्दी से ये नंबर ट्रेस करना है। जी सर, अभी करवाते हैं। हवलदार। जी सर। ये नंबर लो, इसे अभी ट्रेस करवाओ। जी सर। इस नंबर के बारे में तो हमें अभी पता चल जाएगा, लेकिन वो दूसरा नंबर किसका है उसका पता लगाओ। हो सकता है शायद वो शौकी का हो। जी सर। ओए, फोन क्यों ऑन किया? अरे मैं तो शौकी से बात करके ऑफ ही कर रहा था, पता नहीं कैसे कनेक्ट हो गया। तो फिर क्या कहा शौकी ने? मिलने के लिए बुलाया है। अभी? हाँ, चल। सर, लोकेशन पता चल गई। सर, हमने कुछ नहीं किया। चुपचाप चलो। थैंक यू। सर, वो नंबर डॉक्टर आसिफ के नाम पर रजिस्टर्ड था। डॉक्टर आसिफ के नाम पर? हाँ, लेकिन सर वो डॉक्टर आसिफ को इतने फ़ोन क्यों करेगी? और डॉक्टर आसिफ का फ़ोन बंद क्यों है? डॉक्टर आसिफ ने बताया था कि वो उसकी पेशेंट है, शायद इसलिए फ़ोन कर रही होगी। और उनका फ़ोन बंद आ रहा है क्योंकि डॉक्टर आसिफ ने मुंबई छोड़ दिया। इन दोनों की खातिरदारी करते हैं। सालों जिंदगी भर जेल में सड़ोगे निगार के खून के इल्जाम में। सर, हमने निगार को नहीं मारा, उनको तो शौकी भाई ने मारा। कहाँ है तुम्हारा शौकी भाई? और असली नाम क्या है उसका? सर, उनका नाम है डॉक्टर आसिफ खान। इंस्पेक्टर, हमें डॉक्टर आसिफ खान के खिलाफ वारंट चाहिए और उन्हें मुंबई ले जाना है। जी। आप मेरी रेपुटेशन के साथ खेल रहे हैं। वारंट दिखाइए। वारंट? ये रहा वारंट। हम तुम्हें तुम्हारी पहली बीवी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। तुम्हारी रेपुटेशन की तो आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी कोई पहली बीवी नहीं है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है शौकी। चलो ले चलो इसे। बताओ, निगार कौन थी तुम्हारी? आपसे कितनी बार कह चुका हूं, वो मेरी पेशेंट थी। अच्छा, प्रशांत, जरा इनके भाइयों को लेके आना। सर, अब भी तुम यही कहोगे कि निगार तुम्हारी पेशेंट थी? हाँ, वो मेरी बीवी थी, लेकिन मैं क्या करता? सर, आप यहाँ? बेटा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम एक बहुत ही मेहनती और अच्छे डॉक्टर हो। मैंने दिल्ली में एक अस्पताल खोला है और मैं चाहता हूँ तुम दिल्ली जाकर उस अस्पताल को संभाल लो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। बेटा, मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। जी कहिए सर। मैंने बहुत से डॉक्टर्स देखे हैं, मगर तुम एक बहुत ही होनहार और ईमानदार डॉक्टर हो, और मेरी बेटी भी तुम्हें पसंद करती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की 2 सबसे जरूरी चीजों को संभाल लो। एक तो मेरा हॉस्पिटल और दूसरी मेरी बेटी। वो मुझे अपनी बेटी से निकाह करने के लिए कह रहा है। निकाह? किसके निकाह की बातें हो रही हैं? किसकी और किसकी? मेरा तो निकाह तुमसे हो चुका है जान। हाँ भाई बखार, अब तुम भी जल्दी से निकाह कर ही डालो। काम तो तुम्हारा सेट हो ही गया है। जी। सुना? हाँ। भाई बचा ले मुझे निगार से। लेकिन मैं कैसे? आप तो प्यार करते थे भाभी से और निकाह भी किया है। यही तो, उस वक्त मेरे पास इतना बड़ा चांस नहीं था, लेकिन आज बुढ़ा पूरा का पूरा हॉस्पिटल देने को तैयार हो गया है। लेकिन भाभी? तेरी भाभी तो बीच में आ रही है। तू जानता है, सारी जिंदगी लग जाती है लोगों को अपना एक क्लिनिक खोलने में। उसकी इकलौती बेटी से मेरा निकाह हो गया, तो यहाँ का हॉस्पिटल भी हमारी जेब में होगा।
शौकी, जान तुम सैटरडे को घर क्यों नहीं आए? छुट्टी नहीं मिली। तो एक फोन कर सकते थे। नहीं, मैं करने ही वाला था। देखो, तुम अभी घर जाओ, मैं आता हूँ। देखो शौकी, मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। अगर तुमने जरा भी कुछ उल्टा सीधा किया ना, तुम्हें सच में। ऐसी बात नहीं है, मेरी कुछ परेशानी थी इसलिए मैं घर पे नहीं आ पाया। तुम एक काम करो, अभी घर जाओ, मैं आज रात को घर पे आ रहा हूँ, प्रॉमिस। ओके, जाओ। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सर, आप ये हॉस्पिटल मुझे इसलिए सौंप रहे हैं क्योंकि मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ, या मेरी काबिलियत की वजह से? आसिफ, यू आर अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तुम नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी बेटी और मेरे हॉस्पिटल दोनों को संभालने का जिम्मा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये ले, घुमाने ले जा निगार को। और पैसे चाहिए तो बता देना, इतना तो कर सकता मेरे लिए। देख, एक बार मेरा निकाह हो जाए महर से। बहुत से लोग संभालते हैं दो बीवियों को, जब दो हॉस्पिटल संभालूंगा तो दो बीवियां संभालने में कैसी परेशानी। जा। चलिए भाभी जान, कुछ दिन बाहर घूम के आते हैं। वैसे भी यहाँ का माहौल देख के आपका दिमाग और खराब हो जाएगा। और तुम्हारे भाईजान? चिंता मत कीजिए, वो परसों हमें ज्वाइन करेंगे। सच? सच। फिर आप लोग वहाँ घूमना, मेरी छुट्टियाँ खत्म और मैं वापिस। ठीक है, चले? चलो। वो बंद कर दो। चले? निगार के शहर से बाहर जाने के बाद मैंने महर से निकाह कर लिया और इस बात की भनक निगार को लग गई। शौकी, मैं जानती हूँ तुम दिल्ली में हो, और अगर तुमने उस लड़की से शादी की ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा असली चेहरा लाकर रख दूंगी। जान, मैं काम के सिलसिले में आया हूँ, फोन करता हूँ तुम्हें। अभी एक मीटिंग में हूँ। शौकी भाई, वो रोज मेरे घर आती है, मैं क्या करूं? भाई उसे पैसों की जरूरत है, मेरे पास नहीं है। तुम क्या कर रहे हो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, तुझे वहां वापस नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरा एक काम कर दे, सिर्फ एक काम। क्या? लो, आ गया मैं। अब वापस नहीं जाऊंगा। जान, किसने कहा तुमसे कि मेरा निकाह हो गया? एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हम दिल्ली में चल के रहेंगे जान। सच? फॉर यू। लो, इस खुशी में थोड़ी सी मिठाई हो जाए। आहा आहा। I love you, Jan. I love you too. I know. जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। थोड़ी देर में इसका दम घुट जाएगा। सिर्फ इसलिए तुमने अपनी बीवी को मार दिया?
जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। इंस्पेक्टर, हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका निकाह हो चुका है। और आपने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि यह शादीशुदा है कि नहीं। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो? मुंबई, जो एक सुरक्षित शहर माना जाता था, आज हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा असुरक्षित शहरों में तब्दील हो रहा है। औरतों के लिए तो मुंबई देश भर में सबसे ज्यादा सिक्योर सिटी मानी जाती थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि मुंबई में औरतों के साथ होने वाले क्राइम रोज ही न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल के हेडलाइंस बनते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पिछले एक दशक में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 200% बढ़ा है। जी हाँ, ये एक बहुत ही डरावना सच है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वजह है क्या? किसी भी देश की प्रगति सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती। देश के लोगों का मानसिक विकास भी बहुत जरूरी है, जहां मर्द और औरत को एक समान समझा जाए। एक औरत को बेइज्जत करना या उसे छेड़ना मर्दानगी नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा करना और ऐसे हरकतों के खिलाफ आवाज उठाना मर्दानगी है। जब आपकी माँ, बहन और बेटी के साथ ऐसा गलत होता है तो वो गलत है। तो कैसे आप किसी और माँ, बहन और बेटी के साथ ऐसा गलत होते हुए देख सकते? आसिफ को एक गर्भवती महिला के कत्ल के लिए दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। याद रखिए, सावधानी से ही अपराधियों से बचा जा सकता है। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।